नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि यूपी के 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए हैं और 10 लोकसभा सीटों पर 55.13% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग फीसद हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 10 लोकसभा सीटों पर 55.13% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर। आगरा में 51.53 तो आंवला में 54.73% वोटिंग हुई है। बदायूं में 52.77, बरेली में 54.21% वोटिंग हुई है। फतेहपुर सीकरी में 54.93 में आपको बता दें। वहीं फिरोजाबाद में 56.27, हाथरस में 53.54% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा संभल में 61.10% मतदान हुआ है। तीसरे चरण का मतदान और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न हुए हैं। कहीं पर बहिष्कार जो है वोट का वो भी हुआ है। लेकिन अब तस्वीर यहां पर क्या होती है, क्योंकि जब भी मतदान होता है और मतदान प्रतिशत की बात होती है, ज्यादा मतदान या कम मतदान, दोनों ही सूरतों में यह समझ में आ जाता है कि आखिर वोटर्स का मूड क्या रहने वाला है। अब संभल की अगर यहां पर बात की जाए, तीसरे चरण का रण और किन किन लोकसभा सीटों पर आज यूपी की मतदान हुआ है, वो हम आपको साइड में पूरी टैली जो है वो दिखा रहे हैं और कहां कौन से प्रत्याशी जो है वो उतरे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन 10 लोकसभा सीटों के समीकरणों को समझें तो कुल मिलाकर तमाम जो पार्टियां हैं, क्योंकि सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब तस्वीर आगे क्या होती है देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो कुल मिलाकर 10 लोकसभा सीटों पर 55.13% वोटिंग हुई है। आगरा में सबसे कम 51.53, आंवला में 54.73% वोटिंग हुई है। बदायूं में 52.77%, बरेली में 54.21% वोटिंग हुई है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो मैं आपसे मिलवा देती हूं। सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और उनसे जानते हैं, क्योंकि तीसरे फेज के तहत यूपी के 10 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो यहां पर संपन्न हुआ है। और वोटिंग प्रतिशत की यहां पर बात की जाए, वोटिंग प्रतिशत की बात यहां पर की जाए, 55.13% जो है वो यहां पर वोटिंग हुई है। अब कुल मिलाकर यहां पर गणित अगर समझा जाए तो यहां पर वोटर्स का मूड आंकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात यहां पर होती है, तो आखिरकार क्या सूरत हाल यहां पर रहता है। तमाम पार्टियां अपने अपनी जीत के दावे यहां पर करती हैं, वादे यहां पर जनता से भी किए गए, लेकिन उन वादों पर क्या खरा यहां पर उतरते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से आप देख रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, क्योंकि आज इन 10 लोकसभा यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है, सबसे कम जो है वो आगरा सीट पर हुई है। अब सवाल यहां पर यह है कि जो दावे वादे जनता के बीच जाकर हुए और ये चुनाव, लोकसभा का ये चुनाव भी अगर आप कहें तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने मोदी फैक्टर को लेकर आप लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव में अपने आप को, अपनी पार्टी को? अंजलि जी, देखिए, पार्टी तो पूरी तरह से आश्वस्त है और हम भी आश्वस्त है कि 4 जून 400 पार होके रहेगा। और उसका सबसे, और जैसा सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, आप ही लोग एनालिस्ट कहते हैं जी, कि अगर सरकार से सेटिस्फाइड है तो वोटिंग परसेंट का ऐसा कोई कानून नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सरकार तब बदलती है जब वोटिंग परसेंट पहले से ज्यादा होता है। ऐसा देखा गया है 2 से ज्यादा प्रतिशत में। तो अगर आप ये समझिए कि आपका वोटिंग परसेंट कम हुआ है या अभी भी फाइनल नहीं है। आप देखिए, जैसे पहले 2 चरणों के चुनाव को देखें तो फाइनल जो टैली आई उसमें पिछले चुनाव से लगभग 0.7% के आसपास वोटिंग परसेंट बढ़ा है। तो अभी फाइनल आंकड़े आने दीजिए। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने डिसाइड कर लिया है। उन्हें देखना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे, जिनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ कौन है ये पता ही नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि रोटेटिंग प्रधानमंत्री बनेंगे,
एक साल ये देश की बात है, एक विश्व की ताकत की बात है। आज हम 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, विश्व शक्ति बनने की बात कर रहे हैं। हम अगले 25 साल में अगले 1000 साल का सपना लेकर चले हैं। दूसरी तरफ बिना किसी प्रधानमंत्री के चेहरे के जो लोग चुनाव में जा रहे हैं केवल अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, तो जनता का विजन साफ है, जनता ने डिसीजन ले लिया है। और आप देखिएगा 4 जून को 400 पार होकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा आने वाली है। डॉक्टर कौशल जी का मेरे को लगता है सीधा इशारा जो है वो इंडी गठबंधन पर है, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया, रोटेटिंग प्राइम मिनिस्टर की बात यहां पर उन्होंने की है। धर्मेंद्र सिंह जी, 4 जून 400 पार का नारा तो बीजेपी ने दे दिया है, लेकिन अब तो एकजुट है पूरा विपक्ष और सामने प्रतिद्वंदी है बीजेपी। ये यूं कहे कि मोदी सेना, अब तस्वीर क्या होने वाली है सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की? अंजलि जी, आप खुद देखिए, अगर आप, चूंकि आप मीडिया में हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके चेहरे की घबराहट, उनके बयानों में जो विरोधाभास है वो लगातार देख रहे हैं। पहले 2 चरण के जो इनके पास रिपोर्ट है उससे इनकी घबराहट साफ दिखी कि आज के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। चाहे संभल हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे बदायूं हो, चाहे फिरोजाबाद, तमाम बूथों पर वोट डिस्टर्ब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रशासनिक मिलीभगत से हुआ। कई जगह मतदाताओं के मतपत्र छीनते हुए तमाम वीडियो जाए, कई जगह लाठीचार्ज के वीडियो जाए, किस तरह से एक मतदान केंद्र पर पूरी भीड़ को भगा दिया गया कि वोट डालने से पहले ही लाइन में लगे लोगों को, तमाम आपने वीडियो देखा किस तरह विद्यालय से पुलिस खदेड़ रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब 10 साल बाद लोकतंत्र का बड़ा पवित्र पर्व है और इसमें लोगों को, मतदाताओं को पूरे सम्मान के साथ मत डालने का अधिकार है, उनको करने देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चूंकि संविधान में भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके किसी तरह सीधे कुर्सी हथिया लें। अब इनके बयानों में देखिए, प्रधानमंत्री जी को आकर के अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए और उसके पहले 2014 2019 का जो दोनों घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी उसको पढ़ करके और जनता को बताना चाहिए कि हम इन वादों के साथ सत्ता में गए थे और हम दोबारा आए हैं इनको पूरा करके। चाहे वो आधी आबादी का सवाल हो, चाहे किसान की आय का सवाल हो, चाहे नौजवान को रोजगार देने का सवाल हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के क्या उन्होंने अच्छा नहीं, उसका जवाब तो 4 तारीख को जनता द्वारा दिए गए वोट से मिल जाएगा। अंजलि नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। चाहे कटपा और हाथरस जैसी, चाहे मणिपुर में जो हो रहा हो, हमारी आधी आबादी के साथ, हमारी बहनों के साथ करने अत्याचार, उसका जवाब देने का। लेकिन इसके जवाब देने के बजाय किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक सरकार के ट्वीट को, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट को इलेक्शन कमीशन ने तत्काल हटाने का आदेश दिया। किस तरह प्रधानमंत्री जी को धार्मिक आधार पर जो बयान उन्होंने दिया, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया मंचों से, उस पर उनको नोटिस उनके अध्यक्ष जी को मिले, अभी तक जवाब नहीं मिला। और किस तरह बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एक वर्ग को टारगेट करके देश में और प्रदेश में, क्योंकि काम और विकास और जो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण जो जन सरोकार से, उनसे ध्यान हटाने के लिए सिर्फ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करा करके वोट लेना चाहते हैं। किस तरह से मैनपुरी के अंदर, बस मैं 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा, मैनपुरी के अंदर देश के शौर्य, आन बान शान जो प्रतीक है महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के पास, आप ऑडियो सहित मेरा चैलेंज है कि आप वीडियो दिखा दीजिए किस तरह उनके सम्मान में समाजवादी नौजवान नारे लगा रहे थे, लेकिन उसका ऑडियो म्यूट करके भारतीय जनता पार्टी ने जातीय संघर्ष कराने का प्रयास किया। चलिए, धर्म के नाम पर राजनीति तो चुनावों में देखने को मिलती है। डॉक्टर कौशल जी, अब सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है, जैसा कि हमें धर्मेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि अब भाई धर्म के नाम पर बातचीत करोगे, राम नाम का जप करोगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि यूपी का जो वोटर है वो प्रभावित हो जाएगा, लेकिन धर्म के नाम पर बांटिए तो मत ना, बात विकास की करें। अंजलि जी, वो पार्टी जो देश आजाद होने से लेकर आज तक केवल एक विशेष वर्ग यानी मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके अपनी राजनीति को साधती रही है, आज का उनका घोषणा पत्र भी यही कहता है कि पूरे देश का ये एक्सरे कराएंगे। और अगर इनके मैनिफेस्टो में लिखी लाइनों पे जाता हूं तो कहता है कि आर्थिक सर्वे कराएंगे, उनकी वेल्थ का सर्वे कराएंगे और उनको जनता के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इनका कहता है। और राहुल गांधी जी भरी सभाओं में ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी
कि वो गलती जो एक बार देश कर चुका है, जब देश आजाद हुआ था इसी संख्या के आधार पर कम संख्या में होने के बावजूद भी अपने संख्या से ज्यादा का पाकिस्तान और बांग्लादेश लेकर एक बार धर्म के नाम पे देश बढ़ चुका है। उसी धर्म आधारित राजनीति को करते हुए अगर कांग्रेस, शुरू से अगर मैं बोलना चाहूं, 1955 में इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट लाया, लेकिन यूसीसी नहीं लाए। इन्होंने उसके बाद साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब महिला के फेवर में जजमेंट दिया कि उसको 25 रुपए का मासिक पेनाल्टी दी जाएगी, उसको पार्लियामेंट से मिलकर के पूरी तरह से पलट दिया। उसके बाद ये माइनॉरिटीज एक्ट लाए 92 में। माइनॉरिटीज एक्ट लाने के बाद हिंदुओं को इन्होंने जैनों में को भी माइनॉरिटीज बना दिया, सिखों को भी माइनॉरिटीज बना दिया और बुद्धों को भी माइनॉरिटी बना दिया। एक तरफ तो ये माइनॉरिटीज डिवाइड करते रहे हिंदुओं में, दूसरी तरफ ये मुसलमानों का वोट बैंक सिक्योर करते रहे। उसके बाद आते हैं, इसके बाद ये लाए वक्फ बोर्ड बना के लाए। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो गैर सरकारी संस्था है, जिसके पास हिंदुस्तान के तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा लैंड है, वो वक्फ बोर्ड लाए। और उसके बाद की बात करते हैं तो ये लाए, सुन तो लीजिए सर, धार्मिक आधार पर जो दंगे होते हैं उसके लिए इन्होंने कानून लाया कि जो मेजॉरिटी होगी केवल उसके लाने की कोशिश की, जो रोका गया। तो इनके कानूनों को, इसके अलावा कर्नाटका में SC ST के रिजर्वेशन को, OBC के रिजर्वेशन को छीन करके इन्होंने मुस्लिमों को दिया। हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, 5 बार हाईकोर्ट से, 7 बार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खाने के बाद भी ये मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। इनका 2009 का मैनिफेस्टो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करता है, उनका 2014। यानी आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति तो विपक्ष करता आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? जी हां, अगर किसी एक पर्टिकुलर धर्म के नाम पे राजनीति की जाएगी तो उस राजनीति का जवाब देने के लिए अगर हम उस धर्म का नाम नहीं लेंगे तो माइनॉरिटी में तो कभी पारसी की बात नहीं होती, माइनॉरिटी में कभी जैन की बात नहीं होती, माइनॉरिटी में कभी सिख की बात नहीं होती, माइनॉरिटी में कभी बौद्ध की बात नहीं होती। ये हमेशा किसकी बात करते हैं? माइनॉरिटी में जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेजॉरिटी इसी देश में रहता है। लेकिन कौशल कांत जी, अब सवाल यहां पर यह हुआ है कि अगर वोटिंग प्रतिशत की बात यहां पर की जाए तो वोटिंग प्रतिशत कुछ ना कुछ तो कहता है। अब सबसे कम वोटिंग जो है वो आप लोगों की जो गढ़ है आगरा, वहां पर आई है। तो आपको नहीं लगता कि इस बीच भी कुछ संशय हो सकता है या वोटिंग प्रतिशत कम होना, आप इसे मानते हैं कि कुछ प्रभाव डालेगा? मैं बात करूं, आपको लगता है कौशल जी? देखिए, वोटिंग परसेंट पे अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि वो अभी हमारे हाथ में नहीं और आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं हुए। मुझे लगता है कि आने दीजिए, मुझे कोई मतलब किसी तरह का असमंजस या कोई परेशानी नहीं लगती है। जिनको परेशानी उनको समस्या हो रही है। क्योंकि प्रदेश की जनता ने ये डिसाइड किया हुआ है, प्रदेश की जनता, देश की जनता सबने डिसाइड किया है कि सही चुना था सही चुनेंगे, यही चुना था यही चुनेंगे। ये कहते हुए मोदी जी की सरकार को दोबारा लाना है। नेता एक है मोदी जी, क्योंकि अपोजिशन में तो कोई नेता ही नहीं है जो मोदी के सामने। धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए, अपोजिशन में तो कोई नेता ही नहीं है। अब नेता तो चुनिए पहले, उसके बाद डिसाइड होगा। अब तो पूरा विपक्ष एक साथ है। चलिए जी, जनता ने तो सही मन बना लिया है कि 3 जून और भाजपा को भेज देंगे वापस। सवाल यहाँ यह है, जिस तरह नेता की बात कर रहे हैं, 2004 में इनके नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़ा नाम था और शाइनिंग इंडिया का नारा दे करके आए थे। उस समय भी जो है गठबंधन में इनको हार का मुंह देखना पड़ा और काफी दिनों तक सत्ता से बाहर रहे। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये संविधान को नहीं मानते हैं? तो मोदी जी क्यों नारा देते हैं कि 140 करोड़ लोग देशवासियों? आप अगर उनको बाहर निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान और बंटवारे पीछे जाते हैं, तो जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, देश आजाद हुआ, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बनाया, जिसके चलते आज आप सत्ता में बैठ करके इस तरह भाषण दे रहे हैं। आप आज सवाल ये है कि 10 सालों के काम के हिसाब का वक्त आया है। हिंदू मुसलमान का वक्त नहीं है। हिंदू मुसलमान का वक्त होता तो क्यों नहीं निर्वाचन आयोग को आप शुद्ध कर देते कि कर्नाटक में आपका ट्वीट क्यों हटा दिया अगर वो सही था तो? इस तरह का आप भ्रम मत फैलाइए। दूसरे का मैनिफेस्टो मत पढ़िए। आप दूसरे का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। आप हैं कौन? आप हैं तो मुस्लिम लीग के साथ आपके नेताओं ने 3 बार सरकार बनाई। मुस्लिम लीग का आपको अक्स दिखता है। अब मुस्लिम लीग के साथ सरकार ही नहीं बनाई। आपको शायद आप पढ़िएगा, इतिहास जानकारी करिएगा। आपकी और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार ने ही सबसे पहले भारत के बंटवारे का मसौदा पेश किया।
आपको हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है चुनाव समय? कहाँ से बात करते हैं? हमारी बात ये लोग किस तरह से आकर के चैनल पे झूठ बोलते हैं? कौशल जी कह रहे हैं, कौशल जी आपकी बात से वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं धर्मेंद्र जी। नहीं, अरे ये बताइए, देश का विभाजन किसने किया? दुनिया को पता है कि मुस्लिम लीग जो बनी वो कांग्रेस से निकल के बनी। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना जो थे वो पहले कांग्रेस में थे, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने वो सब कांग्रेस में थे, वो सब कांग्रेसी थे जिन्होंने देश का बंटवारा किया। बंटवारा करने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण किया। और यहाँ तक रही काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, 4 करोड़ घर दिए, 11 करोड़ टॉयलेट दिए, स्टेबल गवर्नमेंट। कौशल जी ठीक है, मानती हूँ इस बात को, लेकिन अब सवाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विकास का, इन 10 लोकसभा सीटों के विकास का भी बात यहाँ पर कीजिए ना। कई जगह तो ऐसे जहां पर वोटर्स ने बहिष्कार किया है और सिर्फ इसलिए क्योंकि विकास कार्य नहीं हुए हैं। अब हम वोटिंग की बात तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो लोग जिन्होंने बहिष्कार किया है। अंजलि जी, इनके सांसद कई गांव में घुस नहीं पाए, जनता इतनी गुस्से में है। जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को मुक्त कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 जून को पता चल जाएगा ना। जनता ने जो मन बना लिया है जनता वही करेगी। हमारे आपके यहाँ पर बैठ करके झूठ बोलने से नहीं होगा। जो सच है वो जनता जानती है और जनता ने मन बना लिया है तो आपको रिजल्ट आएगा। जैसे पिछली 2 बार से रिजल्ट आ रहा है वैसे इस बार भी रिजल्ट आएगा। यही चीज आप कहते थे जब स्टेट इलेक्शन थे कि मध्य प्रदेश में हार जाएंगे, राजस्थान में हार जाएंगे, छत्तीसगढ़ में हार जाएंगे, तीनों जगह बंपर जीत जनता ने दी। तो जनता को पता है कि किसे लाना है। जनता के लिए देश उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, देश के लिए वो झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आपने 2014 से लेके कई चुनाव इन झूठ के सहारे जीत लिए। उत्तर प्रदेश की चुनावी परंपरा तक टूट गई धर्मेंद्र जी। कौशल जी का कहना है धर्मेंद्र जी कि उत्तर प्रदेश की चुनावी परंपरा, उत्तर प्रदेश की और कई राज्यों की चुनावी परंपरा होती है कि 5 साल ये सरकार, 5 साल अगले साल वो सरकार बदलती है। उत्तर प्रदेश में वो प्रथा बदली, तभी तो बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है इन लोकसभा चुनाव में। देखिए अंजलि जी, मैंने क्या कहा, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। सपने आप दिखा सकते हैं, जब सपने नहीं पूरे हैं तो वो जनता सवाल करती है। वही मेरा कहना है, जनता सवाल कर रही कि आपने कहा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने तो उन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा ले लिया जिन्होंने लोगों तो फिर सामने अकेले उतरते ना, सामने अकेले उतरते, विपक्ष को एक साथ क्यों होना पड़ा? अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अभी आपने देखा ना, कांग्रेस के नेता के असिस्टेंट के घर में नोटों का पर्वत मिलाना किसने देखा? तो पूरे देश ने देखा। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर के केवल अपने भ्रष्टाचार को बताना चाहते हैं, अपने परिवार को बताना चाहते हैं, अपनी पैतृक राजनीति को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। वो सारे लोग जो इस समय इंडी गठबंधन पे हैं, या वो जेल में रह चुके हैं, या वो वेल में है, या किसी न किसी तरीके से नोटिस में है। क्या हुआ कठुआ में जो है रेपिस्टों का आपने माला पहनाया, किस तरह से मणिपुर में हमारी बहनों के साथ खुलेआम नंगा नाच हुआ, आपके एक शब्द नहीं खुला, आपके प्रधानमंत्री जी वहां जा नहीं पाए। आलम यह है कि आपने वेस्ट बंगाल के संदेश खाली के बारे में जम्मू कश्मीर और मणिपुर में आपकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। नेहा के बारे में क्या है, सोनम वांगचुक की सीमा पर बैठे हुए ना होने वाले लव जिहाद की महिलाओं के लिए भी कुछ बोल दीजिए, कांग्रेस के उन नेताओं के बारे में बोल दीजिए। यूपी के 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के तहत मतदान यहाँ पर हुआ है, लेकिन देखिए वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन आखिरी फैसला जो 4 तारीख को पता लग जाएगा कि आखिरकार जनता जनार्दन ने किसको सरताज जो है उत्तर प्रदेश का वो यहाँ पर दिया। और जाहिर तौर पर अपनी अपनी डपली अपना अपना राज जो है वो यहाँ पर अलाप रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो सब जानती है, कितनी भी बेवकूफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र सिंह जी और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से रास्ता गुजरता है दिल्ली का, वहां पर कौन सी पार्टी क्या कमाल कर दिखाती है ये तो वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा जब नतीजे सबके सामने आएंगे। लेकिन अब ये वक्त पर ही छोड़ देते हैं कि आखिरकार अब मतपेटियों में तमाम मत जो है वो तो चले गए हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत ये साफ बता रहा है कि जो वोटर्स हैं उनमें इस बार उत्साह काफी देखने को मिला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।